नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 15 अगस्त से आज 15 सितंबर तक तालिबान के राज में अफगानिस्तान का ये एक महीना चिंताओं, आशंकाओं और तकलीफों के बीच गुजरा है। तालिबान शब्द ही अफगानिस्तानियों के लिए अत्याचार का पर्याय बना हुआ है। लेकिन इस एक महीने में तालिबानियों का भी बजट बिगड़ गया है, क्योंकि आतंकवादी संगठन चलाना एक बात है और एक देश को चलाना दूसरी बात। तालिबानी लड़ाके चाहे कितने ही वफादार हों, लेकिन भूखे पेट अपने आतंकी संगठन को कब तक सेवा देते रहेंगे। वहां आम लोगों की हालत बुरी है तो आतंकवादियों को भी आटे दाल का भाव समझ में आ रहा है। इसके साथ ही आज तालिबान के कथित डिप्टी पीएम की मिसिंग रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। पिछले हफ्ते काबुल में प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर सत्ता के समीकरणों को लेकर हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर के गुट में झड़प हो गई थी और इसके बाद से ऐसी खबरें आने लगी कि मुल्ला बरादर मर चुका है। इसका खंडन करने के लिए मुल्ला बरादर की आवाज तो सामने आई, लेकिन शक यह भी है कि इस गुमशुदगी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई शामिल है। इंसान का अंतरिक्ष की सैर पर जाना कुछ साल पहले तक किस्से कहानियों की बात थी, लेकिन अब यह एक क्रांतिकारी सत्य है। मशहूर अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक नया इतिहास रचने जा रही है। यह कंपनी आज 4 आम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने वाली है। इन 4 लोगों में कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है। इस मिशन का नाम है इंस्पिरेशन 4 और इसमें पूरी मानव सभ्यता के लिए गहरी प्रेरणा है। और आज आपको बताएंगे कि आईफोन 13 में नया क्या है। इस बार एप्पल के आईफोन लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड के मशहूर गाने दम मारो दम की धुन सुनाई दे रही थी और फोन के शुरुआती लॉन्च वाले देशों में भी भारत शामिल है। इससे एप्पल के भारत वाले फोकस का पता चलता है। लेकिन अगर एप्पल भारत को लेकर इतना ही गंभीर है तो आईफोन के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? आईफोन 13 भारत में ज्यादा महंगा क्यों है? अमेरिका से भारत आने पर आईफोन 13 के दाम में 18,000 रुपए से लेकर करीब 50,000 रुपए तक का फर्क क्यों आ जाता है? आईफोन 13 और आईफोन 12 के फीचर्स में कितना फर्क है? क्या आईफोन 12 वालों के लिए भी आईफोन 13 खरीदना पैसा वसूल रहेगा? हमने ऐसे सारे सवालों का आज तक के टेक एक्सपर्ट की मदद से विश्लेषण किया है। ये आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन शुरुआत हम तालिबान से ही करते हैं। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इस मुहावरे का अर्थ है भविष्य क्या होगा उसे वर्तमान के लक्षण से जाना जा सकता है। यह मुहावरा तालिबान पर एकदम फिट बैठता है, जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा यह तो खुद उसे नहीं पता। आज हम वर्तमान के आईने में तालिबान के भविष्य का अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि आज अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में तालिबान ने न तो अफगानिस्तान की आवाम को एक पल भी चैन से जीने दिया। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तब से अब तक 1 महीने में तालिबान के डर से लाखों अफगान नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं और जो अफगानिस्तान नहीं छोड़ पाए वो तालिबानी आतंकवादियों की गोलियां खा रहे हैं। वैसे भी खाने के लिए तो उनके पास सिर्फ गोलियां ही। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तो पहले ही कह दिया है कि तालिबान राज में लाखों अफगान नागरिकों को जल्द ही भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 1 महीने से अफगानिस्तान की महिलाएं सड़कों पर तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि तालिबान ने 1 महीने में ही अपने एक्शन से साफ कर दिया कि उसके राज में महिलाओं की हैसियत क्या रहने वाली है। तालिबान राज के 1 महीने में अफगानिस्तान की जनता ने जो नर्क भोगा है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये 1 महीना तालिबान के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं बीता। उसने सरकार भले बना ली हो, लेकिन सरकार चलाना उसके बस की बात नहीं। 1 महीने के एक्सपीरियंस से तालिबान को यह बात समझ जरूर आ चुकी होगी। काबुल पर कब्जे के बाद जो तालिबान खुशी से फूला नहीं समा रहा था, 1 महीने में उस तालिबान को आटे दाल का भाव समझ आ चुका है। अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबान ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चलाना कोई आतंकवादियों का खेल तो है नहीं। लिहाजा दुनिया को धमकी देने वाला तालिबान अब दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। अफगानिस्तान पिछले 3-4 दशकों से युद्धग्रस्त देश रहा है। इसने विनाश और सभी तरह की परेशानियों को देखा है। अफगानिस्तान को बम और मिसाइलों से मारा गया है। अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की जरूरत है।
दुनिया देख रही है कि तालिबान ने अपनी आतंकी सरकार चलाने की जिद में 1 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी को कैसे नर्क बना डाला है। अफगानिस्तान का सरकारी खजाना जीरो हो चुका है, जिससे तालिबानी कब्जे के बाद कई बैंकों पर ताला लग चुका है। जो बैंक खुले भी हैं, वहां देश के नागरिकों के लिए बैंक से सिर्फ $200 निकालने की सीमा तय कर दी है। बाजार खुले हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के पास कुछ खरीदने के पैसे तक नहीं बचे हैं। खबर तो ये भी है कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को ही महीनों से तनख्वाह नहीं दी है। इसका रिएक्शन तो तालिबान सरकार की जबान पर भी हुआ है, जिसका मंत्री अमेरिका को ग्रेट कंट्री कहकर संबोधित कर रहा है। अमेरिका मुत्तहिदा इयालात रुस्तिज वाकुन से काबुल हवाई डगर नवतल। अमेरिका एक महान देश है, इसलिए उसे बहुत धैर्य रखना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान जैसे कमजोर और गरीब राष्ट्र की मदद करनी चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम आपसी रिश्ते चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करते हैं कि अफगानों पर और दबाव न डालें। 1 महीने में ही तालिबान ने अफगानिस्तान के भविष्य की जो झलक पेश की है, वो दुनिया को परेशान कर देने वाली है। लेकिन दुनिया के सामने धर्म संकट ये है कि वो तालिबान से दूरी बनाए या अफगान नागरिकों को भूखमरी से बचाए। अफगानिस्तान की जनता के लिए अमेरिका $64 मिलियन यानी करीब 470 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान में मानवीय अभियान का समर्थन करने के लिए $20 मिलियन यानी करीब 150 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद के तौर पर $20 लाख यानी करीब 15 करोड़ रुपए देगा। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के बाकी देशों से भी अफगानिस्तान की जनता के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की गुहार लगाई है। इस समय WFP का ध्यान कड़ाके की ठंड से पहले देश में अधिक से अधिक भोजन पहुंचाने पर है। हमने $200 मिलियन की अपील की है। हमें अब पैसे की जरूरत है ताकि हम खाना खरीद सकें और समय पर देश में खाना पहुंचा सकें। तालिबान ने 1 महीने के अंदर ही हंसते खेलते अफगानिस्तान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। उसके राज में गरीब अफगान नागरिकों को जीने से ज्यादा मरना आसान लग रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर चेताया है कि करीब 40 लाख अफगान नागरिक खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान में अनाज का स्टॉक सितंबर महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। अब भी अफगानिस्तान की 72% जनता गरीबी रेखा से नीचे है। ये आंकड़ा जल्द ही 97% हो जाएगा। मैं अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात हर पल बदलते हैं। यह बेहतर या बदतर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि नई सरकार और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से हालात में सुधार होगा। यह दयनीय स्थिति है। दुख इतना ज्यादा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कीमतें रोज बढ़ती हैं। लोगों के पास पैसा और काम नहीं है। 10 लीटर तेल की कीमत 1400 है। अगर किसी को महीने में 400 AFN नहीं मिल रहा है तो उसे पैसे कहां से मिलेंगे? अफगानिस्तान की जनता की परेशानियों को दूर करना दुनिया का कर्तव्य है, लेकिन दुनिया ये भी तय कर रही है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद से तालिबान को कोई मदद न मिले। इसलिए तालिबानी कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अफगानिस्तान सरकार को मिलने वाले कर्ज पर रोक लगा दी। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की $9.4 अरब की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और उसे जारी करने के मूड में नहीं है। वहीं टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने भी अपने 39 सदस्यों से तालिबानी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए कहा है। तालिबान सरकार के सपोर्टर चीन ने उसे कुछ आर्थिक मदद का ऐलान जरूर किया है, लेकिन पाकिस्तान को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है। वैसे भी पैसों के मामले में तालिबान और पाकिस्तान सरकार की हालत एक ही जैसी है। ठन ठन गोपाल, जिनके पास अपने नागरिकों को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ धक्के हैं। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। 1 महीने में ही तालिबान को समझ में आ चुका है कि बंदूकों से सिर्फ आतंकवादी संगठन चलाए जा सकते हैं। देश की सरकार वहां के नागरिकों के सहयोग से ही चलाई जा सकती है। लेकिन तालिबान सरकार के पास न तो अपने देश के नागरिकों का समर्थन है और न अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, और अब तो खुद तालिबान के कुनबे में ही राजनीति हो गई। तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री लापता है। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर तालिबान सरकार में फूट का शिकार हो गया है। खबर तो यह भी है कि हक्कानी नेटवर्क से झगड़े की कीमत मुल्ला बरादर को जान देकर चुकानी पड़ी।
हालांकि तालिबान बार बार बरादर की मौत को नकार रहा है, लेकिन हर कोई मुल्ला बरादर को ढूंढ रहा है, जिंदा या मुर्दा। तालिबान सरकार का सबसे जाना पहचाना चेहरा जिंदा है या मर गया। तालिबान की कूटनीति का सबसे बड़ा नाम जिंदा है या मर गया। अमेरिका के साथ दोहा समझौते पर जिसने किए थे हस्ताक्षर, जिंदा है या मर गया। तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर जिंदा है या मर गया। तालिबान ने पिछले महीने इसी तारीख को अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तब तालिबान की तरफ से मुल्ला बरादर ही दुनिया के सामने आया था, लेकिन अब मुल्ला बरादर का अता पता नहीं है। पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। بل خواته تلوم الحمدلله ټول ملګری مول جوړ روغ تیار تکړی بس دا کوم رسنۍ شي دا اکثر وخت دغه شی بیا د تبلیغات او شرمونکي دروغ وای نو دغه په باب باندې بس خپل په جرأت سره دا خبره رد کم خبره نه کوم مشکل سره الحمدلله بس سل فصل کې اطمینان د کوالام وساته دعاګانې کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته। ये ऑडियो जारी करके तालिबान ने दावा किया कि मुल्ला बरादर जिंदा है और सही सलामत है, लेकिन अगर बरादर वाकई जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता। अब तो ये शक यकीन में तब्दील होता जा रहा है कि पिछले हफ्ते मुल्ला बरादर और तालिबान सरकार में शरणार्थी मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी के बीच आपसी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद काबुल में प्रेसिडेंशियल हाउस में दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें मुल्ला बरादर गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो क्या वाकई बरादर पाकिस्तान में अपना इलाज करवा रहा है या हक्कानी नेटवर्क ने वाकई उसकी हत्या कर दी है? इस सवाल के जवाब में तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो भी जारी किया है, लेकिन दुनिया जानती है कि अपने नेताओं की मौत को छिपाना आतंकवादी संगठनों का खानदानी शौक रहा है। बरादर जिंदा है या मुर्दा, ये एक ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ है ये कह करके कि बरादर की आवाज है जिसमें वो कह रहा है कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं और ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा है और मेरी आप चिंता ना करें। लेकिन इसी तरह जवाहिरी की मौत की जब अफवाहें उठी तो अलकायदा ने उसको नकारने के लिए एक वीडियो टेप रिलीज किया। अखुंजादा भी 15 अगस्त के बाद अभी तक नजर नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात, जब कतारी डेलीगेशन काबुल पहुंचा है उस डेलीगेशन को मिलने के लिए भी बरादर नहीं थे, तो जरूर कुछ न कुछ तो दाल में काला है। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बरादर या तो मर चुका है या बुरी तरह घायल है, क्योंकि ऐसे वक्त में उसका सामने न आना बहुत कुछ कहता है। 3 वजह शक को बढ़ाती हैं। वजह नंबर 1, 7 सितंबर को सरकार गठन के बाद से बरादर का न दिखना। वजह नंबर 2, 11 सितंबर को कतर के उप प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल सानी की काबुल में बरादर से मुलाकात न होना। वजह नंबर 3, तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अचानक से रद्द हो जाना। जाहिर है जिसने अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकालने और तालिबान का कब्जा करवाने में सबसे ज्यादा पापड़ बेले, ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया जाना मुल्ला बरादर को नागवार गुजरा था। मुल्ला बरादर ने तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क को मिले मंत्रालयों से नाराजगी जताई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ का दौरा भी हक्कानी और बरादर में आपसी सुलह करवाने के लिए हुआ था। हक्कानी और बरादर के बीच खींचतान की वजह से ही पहले तालिबान सरकार के गठन में देरी हुई और फिर तालिबान सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह को भी रद्द कर देने का ऐलान कर दिया। कौन जाने पाकिस्तानी सेना ने बरादर को मरवाने की साजिश रचने के तहत ही ISI चीफ को काबुल भेजा हो। आखिर हक्कानी नेटवर्क से ISI का रिश्ता किसी से छिपा थोड़ी ही है। मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच खटपट की खबरें काफी टाइम से आ रही थी। यही नहीं, अब तो अफवाहें उड़ी है कि बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच खूनी जंग हुई है और मुल्ला बरादर मारा गया है। यही कारण है कि सरकार की गठन में देर हुई, यही कारण है शपथ को डिले किया गया और यही कारण है कि ISI चीफ काबुल में था। ISI का हाथ इसके पीछे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने 33 में से 20 मिनिस्टरियल अपॉइंटमेंट्स ग्रहण किए हैं।
वैसे तो तालिबान सरकार की आतंकी कैबिनेट में दर्जनों ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जो दुनिया से अपना चेहरा छिपाते हैं, लेकिन मुल्ला बरादर के साथ ऐसा नहीं था। वो तो तालिबान के राज में बढ़ चढ़कर अपना चेहरा दिखाता रहा। तो फिर अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि बरादर जिंदा भी है और अफगानिस्तान में वांटेड भी? दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका से दोहा समझौते में तालिबान का चेहरा बने बरादर के बारे में माना जा रहा था कि वो ही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वो सीन से ही गायब हो गया। दरअसल तालिबान और हक्कानी के बीच अब सत्ता का संघर्ष तेज हो चुका है। मुल्ला बरादर जिंदा है या मुर्दा, यह अभी भी रहस्य है, लेकिन उसकी गुमशुदगी से यह बात अब क्लियर हो चुकी है। तालिबान सरकार में फूट पड़ चुकी है। फूट इस बात पर पड़ी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का ज्यादा क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। बरादर को लगता है कि यह जीत तालिबान की जीत है, जबकि हक्कानी नेटवर्क कहता है कि उसके हमलों से डरकर अमेरिका भागा। मुल्ला बरादर को लगता है कि उसकी कूटनीति के दम पर तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता मिली, लेकिन हक्कानी नेटवर्क दावा करता है कि अफगानिस्तान में जीत युद्ध के दम पर मिली। लेकिन इस सब के बीच एक पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है पाकिस्तान, जिसने सरकार बनाने में तालिबान की भरपूर मदद की। खुद पाकिस्तान इस बात को नहीं नकार सकता। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में तो पहले ही प्रदर्शन हो रहे थे। अब अमेरिका ने भी तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ गठजोड़ पर पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है और फटकार भी लगाई। It is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism. And so there are a number of things that have come into play. It has a multiplicity of interests, some that are in conflict, clear conflict with ours. When it comes to Afghanistan, it's focused, of course, as well on India. एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद 4 आम लोगों की अंतरिक्ष वाली छुट्टियों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आईफोन 13 में नया क्या है, ये फोन भारत में ज्यादा महंगा क्यों है और क्या इसके फीचर पैसा वसूल हैं। रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। अब 4 आम लोगों की अंतरिक्ष वाली छुट्टी पर आपको खबरदार करते हैं। अरबों की संपत्ति के मालिक उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन और जेफ बेजोस के अंतरिक्ष अभियानों से अंतरिक्ष के सैर सपाटे का रास्ता जुलाई में ही खुल चुका है, लेकिन अब मशहूर अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के जरिए पहली बार 4 ऐसे लोग अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट नहीं हैं। एक अमेरिकी कंपनी के सीईओ जैरेड इसकमैन इस अंतरिक्ष यात्रा का खर्च उठा रहे हैं। उन्होंने 3 सहयात्रियों के साथ 3 दिनों तक अंतरिक्ष की सैर करने का फैसला किया है। इस अंतरिक्ष मिशन को नाम दिया गया है इंस्पिरेशन 4। इस मिशन का लक्ष्य है बच्चों के कैंसर के इलाज का खर्च जुटाना। अंतरिक्ष मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4 रखने की वजह यही है। – 2018 में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने टेस्ला रोडस्टर को स्पेस में भेजा। फिर 2020 में स्पेसएक्स इंसानों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाली पहली निजी कंपनी बनी। और अब स्पेसएक्स ऐसी पहली स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने जा रही है जिसका कोई भी यात्री एस्ट्रोनॉट नहीं है। अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च होने जा रही इस अंतरिक्ष यात्रा को नाम दिया गया है इंस्पिरेशन 4। एलन मस्क की कंपनी जिन 4 सिविलियंस को अंतरिक्ष की सैर कराने जा रही है, उनमें पहला नाम है अरबपति ज़ियड इसाकमैन का। उनकी सहयात्री होंगी मेडिकल अफसर हेली आर्केनो। इसके अलावा जियोलॉजी की प्रोफेसर शियान प्रॉक्टर और अमेरिकी वायुसेना के वेटरन क्रिस सेम्ब्रोस्की। ई कॉमर्स कंपनी शिफ्ट फॉर पेमेंट्स के सीईओ ज़ियड इसाकमैन इंस्पिरेशन 4 के मिशन कमांडर हैं। वो ही स्पेस फ्लाइट की फंडिंग कर रहे हैं। We've been going to the space station for some time, and there's just unbelievable science and research and great contributions that are coming out of there. But if we're going to
go to the moon again, and we're going to go to Mars and beyond, then we got to get a little outside of our comfort zone and take that, next step in that direction. इंस्पिरेशन 4 फ्लाइट के बाकी सदस्यों को ज़ियड इसाकमैन ने चुना है। मिशन के चारों सदस्यों को एक एक मानवीय पहलू से चिन्हित किया गया है। ये 4 ह्यूमन वैल्यूज हैं: लीडरशिप यानी नेतृत्व, होप यानी उम्मीद, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। ज़ियड इसाकमैन लीडरशिप वैल्यू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मिशन में शामिल हेली आर्केनो कैंसर पर विजय हासिल करने वाली महिला है। 29 साल की हेली अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी बनेंगी। हेली को हड्डियों का कैंसर था। उनका इलाज अमेरिका के टेनेसी के अस्पताल सेंट जूड में हुआ। इंस्पिरेशन 4 मिशन की मेडिकल अफसर की भूमिका के लिए तैयार हेली आर्केनो बेहद उत्साहित हैं। इंस्पिरेशन 4 के सदस्य शियान प्रॉक्टर मिशन पायलट की भूमिका में होंगी और मिशन स्पेशलिस्ट की भूमिका में होंगे क्रिस सेम्ब्रोस्की। I am the mission pilot, and it's really special for me to hold that title because I'm going to be the first black female pilot of a spacecraft. I think I've been just thinking about how lucky I am to be a part of this crew, to be a part of this mission. From watching a Super Bowl commercial and making a donation to not winning that, and then having my friend win it, and then through his generosity give that spot to me, I think that just really puts me in a very special spot. इंस्पिरेशन 4 स्पेस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में मानव शरीर पर शोध करना और सेंट जूड रिसर्च हॉस्पिटल के लिए करीब 1500 करोड़ रुपयों का फंड जुटाना है। मिशन के चारों सदस्य जो जैकेट पहनकर जाएंगे, उन पर सेंट जूड हॉस्पिटल के मरीजों ने स्पेशल आर्टवर्क किया है। इन्हें नीलाम किया जाएगा। क्रिस सेम्ब्रोस्की अपने साथ एक गिटार ले जा रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में तान छिड़ी जाएगी। अपोलो 11 मिशन स्पेसक्राफ्ट के मटेरियल से बनाया गया एक विशेष पेन भी इंस्पिरेशन 4 फ्लाइट में जा रहा है। साथ ही एक ऐसे आर्ट वर्क को भी साथ ले जाया जा रहा है जो इससे पहले समुद्र की सबसे गहरी खाई में भी ले जाया गया था। आज तक ब्यूरो। पिछले साल की तरह एप्पल ने अपने नए आईफोन 13 के 4 मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। आईफोन 13 का डिजाइन लगभग आईफोन 12 जैसा ही है, बस कुछ हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं। लेकिन फोन के अंदर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और कैमरा पहले से ज्यादा पावरफुल, या देसी लहजे में कहें तो धांसू हो गया है। एप्पल जिन देशों में सबसे पहले आईफोन 13 लॉन्च कर रहा है, उनमें भारत भी शामिल है। 17 सितंबर से भारत में इसके प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और 24 सितंबर से यह बाजार में मिलने लगेगा। एप्पल के इवेंट में बॉलीवुड के मशहूर गाने दम मारो दम की धुन भी सुनाई दे रही थी। इससे एप्पल के भारत वाले फोकस का पता चलता है। लेकिन भारत में आईफोन 13 के दाम 70,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक है। दुनिया के जिन देशों में आईफोन सबसे महंगा बिक रहा है, उनमें भारत शामिल है। भारत के लोग आईफोन के ज्यादा दाम क्यों चुकाने पड़ते हैं? अमेरिका से भारत आते ही आईफोन के दाम 18,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक क्यों बढ़ जाते हैं? जिनके पास आईफोन 12 का कोई मॉडल है, उनके लिए आईफोन 13 खरीदना पैसा वसूल होगा या नहीं? हमने ऐसे सारे सवालों का टेक एक्सपर्ट की मदद से आपके लिए विश्लेषण किया। People love iPhone, and we keep making iPhone better, more powerful, more capable, and even more fun to use. Today, we are thrilled to introduce our next generation of iPhone. Here it is. दुनिया भर में आईफोन के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। एप्पल ने नए आईफोन 13 के 4 नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। ये मॉडल हैं आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। आईफोन 13 का डिजाइन लगभग आईफोन 12 जैसा ही है। डिजाइन में हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं, लेकिन फोन के अंदर के कंपोनेंट्स में कुछ अच्छे बदलाव भी किए गए हैं। कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इस फोन में एप्पल का A15 बायोनिक प्रोसेसर लगा है, जो दुनिया का सबसे तेज स्मार्टफोन प्रोसेसर है। इस आईफोन 13 के कैमरे को बड़ा अपग्रेड मिला है। कम रोशनी में ली जाने वाली फोटोज और वीडियो की क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। मोबाइल फिल्मकारों के लिए सिनेमैटिक मोड है।
बहुत नजदीक से तस्वीर लेने और वीडियो बनाने की जबरदस्त क्षमता है। आईफोन 13 प्रो में 1 टेराबाइट स्टोरेज स्पेस का ऑप्शन दिया गया है और बेसलाइन स्टोरेज 128 जीबी है, यानी कम से कम 128 जीबी स्पेस मिलेगी। इस बार आईफोन की बैटरी लाइफ में बड़ा सुधार हुआ है। आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी की बैटरी लाइफ पिछले मॉडल के मुकाबले 1.5 घंटा बढ़ाई गई है, जबकि आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स की बैटरी लाइफ पिछले मॉडल से 2.5 घंटे ज्यादा है। दुनिया के ज्यादा देशों में 5G की सुविधा का सपोर्ट करने के लिए 5G एंटेना में भी बदलाव किए गए हैं। The two big showstoppers from this event are ProRes mode and Cinematic mode. अब ये Cinematic mode क्या है? Cinematic mode में आप जैसे Netflix पे फिल्म देखते हैं या आप कोई बड़ी बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो आप देखते हैं कि पीछे आपको एक शैलो डेप्थ ऑफ फील मिलती है और फोकस बदलता है। जब मैं बात कर रहा हूं तो फोकस मेरे ऊपर होगा, जब मेरे बाजू में कोई बात कर रहा है तो फोकस उनके ऊपर हो जाएगा। ये जो फोकस शिफ्टिंग मैकेनिज्म है ये हमने आज तक स्मार्टफोन्स की दुनिया में नहीं देखा है। ये मिररलेस कैमरा, सोनी के तगड़े कैमराज या लाखों के जो सिनेमैटिक कैमराज हैं उनमें ये फीचर्स दिखते हैं। तो आईफोन इन बड़े कैमरा कंपनीज को मुकाबला दे रहा है एंड दिस विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फीचर अगर आप एक फिल्म मेकर हैं या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। चारों आईफोन्स में आपको सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि शेकी वीडियो तो कम ही होगा पर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलेगी। फीचर्स की बात तो ठीक है, लेकिन भारत में आईफोन के दाम भी पहाड़ जैसे ऊंचे हैं। भारत में आईफोन 13 के दाम 70,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक है। दुनिया के जिन देशों में आईफोन सबसे महंगा बिक रहा है उनमें भारत भी शामिल है। 128 जीबी वाला आईफोन 13 मिनी 69,990 रुपए का है, जबकि 1 टेराबाइट वाले आईफोन 13 प्रो मैक्स का दाम लगभग 1,79,990 रुपए है। क्योंकि आईफोन 12 और आईफोन 13 का डिजाइन लगभग एक जैसा है, इसीलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करने वाले मीम डालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भारत में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोगों को भारत में आईफोन के दाम से शिकायत है। अमेरिका के मुकाबले भारत में आईफोन के दाम बहुत ज्यादा है और ये अंतर अलग अलग मॉडल के हिसाब से 18,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स। नए आईफोन का उत्पादन भारत में नहीं हो रहा, इसीलिए टैक्स ज्यादा है। बिजनेस टुडे ने इस टैक्स का गणित समझा है। नए आईफोन 13 मिनी के 48,000 रुपए के बेसिक प्राइस पर 21,500 रुपए का टैक्स होता है, जो कि फोन के मूल दाम का आधा है। दाम बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ाया जाता है। आईफोन 13 पर 24,500 रुपए का टैक्स देना पड़ता है, आईफोन 13 प्रो पर 37,000 रुपए और आईफोन 13 प्रो मैक्स पर 40,000 रुपए का टैक्स है। कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए, तो एप्पल ने भी डिस्प्ले के मामले में कुछ ऐसा ही किया है। 2021 में फाइनली एप्पल ने 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले अपने आईफोन्स पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में हमें ये 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक एकदम फ्लूइड और एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा आपका 13 प्रो 13 प्रो मैक्स पे। लेकिन कैमरा के डिपार्टमेंट में भी इन्होंने काफी तगड़े अपडेट्स दिए हैं। इंडिया में एप्पल फैनबॉयज की एक शिकायत होती थी कि एप्पल डज नॉट प्रायोरिटाइज अस। हम सेकंड कैटेगरी में क्यों आते हैं? आईफोन लॉन्च होता है और हमें महीनों बाद वो आईफोन मिलता है इंडिया में, तो हम दुबई से ले आते हैं या न्यूयॉर्क से ले आते हैं। लेकिन इस साल एप्पल ने ये सब बदल डाला है, बिकॉज इफ यू आर इन इंडिया, इफ यू आर इन द यूएस और यूके या आप जापान में हो, आप सितंबर 17 को आईफोन प्री बुक कर सकते हैं और 24 को आपको डिलीवरी मिल जाएगी। एप्पल के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि नया आईफोन खरीदने के लिए प्री ऑर्डर 17 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 24 सितंबर से ये फोन बाजार में अलग अलग स्टोर्स पर मिलने लगेंगे। जिन लोगों का बजट कम है, पैसे बचाना चाहते हैं, उनकी नजर आईफोन 12 के स्टॉक पर है। एप्पल ने पिछले साल के प्रो मॉडल्स को ऑनलाइन स्टोर्स से हटा दिया है, लेकिन ये फोन स्थानीय बाजारों में बड़े डिस्काउंट पर मिल रहे हैं।
एक और चीज, अगर आपने एप्पल की इवेंट देखी होगी और आईफोन 13 का रिवील जो ट्रेलर वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी जो बैकग्राउंड गाना है उसमें भी बॉलीवुड के रेफरेंसेस जरूर हैं। दम मारो दम का रीमिक्स यूज किया उन्होंने, और मतलब इंडियन फैंस तो काफी एक्साइट हो गए वो देख के। और एक बात तय है कि एप्पल को भी समझ में आ गया है कि भारत को नकार नहीं सकते। मैं हूं आयुष अलावादी, मुंबई से। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। रूस की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए भारत में मंजूरी दे दी गई है। भारत के रेगुलेटर DCGI की ये मंजूरी द लैंसेट में छपी एक स्टडी के बाद आई है, जिसके अनुसार सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट की प्रभावशीलता अधिकतर 2 डोज वाली वैक्सीन से अधिक है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।